ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया एंड ग्लाइल सेल्स के बारे में हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम टाइम मिला तो नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वेलकम वेलकम टू द नून अकेडमी। सब स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को वेलकम टू द नून अकेडमी। सब लोगों का वेलकम किया जाता है नून अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो स्टार्टिंग विद न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया क्या होता है? नर्वस सिस्टम में हमारे पास ना दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, न्यूरॉन्स आर द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक जो काम होता है नर्वस सिस्टम का, नर्व टर्म ट्रांसमिशन का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। लेकिन इनकी सपोर्टिंग के लिए भी ना कुछ सेल हमें चाहिए होते हैं। उन सेल को हम ग्लाइल सेल्स और न्यूरोग्लियास का नाम देते हैं। न्यूरोग्लिया या फिर ग्लाइल सेल कहते हैं ना हम, ग्लाइल सेल्स। ठीक हो गया। इन ग्लाइल सेल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस कि ये सीएनएस में है या पीएनएस में है, तो इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो ग्लाइल सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो ग्लाइल सेल्स जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लाइल सेल पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले टाइप जो हमारे पास है वो है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? ये हमें बीबीबी देते हैं। ठीक है, बीबीबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं है, दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, बीबीबी स्टैंड्स फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? तो ये जो सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास एक बैरियर होता है हमारे ब्लड और ब्रेन के बीच में, ताकि ब्लड की जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं ना, वो ब्रेन में ना जा पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेल्स हैं हमारे पास, इन्हें हम एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ साइनेप्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन, ठीक है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो एस्ट्रोसाइट्स का सेल्स का काम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करना, बीबीबी, और इसके साथ साथ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन एट साइनेप्स। दूसरे नंबर पे जो सीएनएस में हमारे पास ग्लाइल सेल हैं, उन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। एपेंडाइमल सेल्स। तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, इनका काम ये क्या होता है? ये लाइन स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जो ब्रेन के अंदर जो डीप डिप्रेशंस होती हैं, कैविटीज जो होती हैं, उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो उन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग और स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग में ये सेल्स होते हैं। ठीक हो गया, एपेंडाइमल सेल्स। एंड इन एपेंडाइमल सेल्स का काम क्या है? सीएसएफ बनाना। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं शायद आप लोगों को। आई थिंक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का तो सबको ही पता होगा ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? यस, इट प्रोवाइड क्वेश्चन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं, ये सीएनएस में हमारे पास जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं ना, माइलिन शीट, एक्सॉन फाइबर के ऊपर माइलिन शीट होती है ना, तो सीएनएस के अंदर जो एक्सॉन सेल्स जो माइलिनेशन होती है, तो वो कौन करवाता है? वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। कौन करते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक हो गया। तो लिखा हुआ है माइलिनेट सीएनएस एक्सॉन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। तो सीएनएस में जो सीएनएस में जो हमारे पास माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। और फोर्थ नंबर पे माइक्रोग्लिया सेल्स है। आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस का नाम सुना होगा, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का नाम सुना है? ये वो सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस, कोई भी हार्मफुल चीज होती है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी ऐसी सॉलिड चीज होती है, तो वो उसे इंगल्फ कर देते हैं। तो माइक्रोग्लिया वो मैक्रोफेजेस होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन में जो भी चीज, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आता है, कोई सेल होता है, कोई भी ऐसी चीज, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये क्या कर देगा?
उन्हें ये फेगोसाइटोज कर देगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी उनकी, उन्हें engulf कर देगा। तो माइक्रोग्लाया आर द मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, डेड सेल्स हैं, उन्हें engulf करने का काम, फेगोसाइटोसिस का काम माइक्रोग्लाया करते हैं। वालेकुम अस्सलाम लाइबा आबिद, वेलकम टू द नून एकेडमी। सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ये चार टाइप के ग्लाइल सेल्स, सीएनएस वाले ग्लाइल सेल्स सब लोगों को क्लियर है? ओलिगोडेंड्रोस एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करना, एपेंडाइमल सेल्स का काम होता है सीएसएफ प्रोड्यूस करना, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है कि ये माइलिनेट करते हैं। ठीक है, जो सीएनएस में एक्सॉन्स होते हैं उनको माइलिन शीट कौन प्रोवाइड करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। और सीएनएस में हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें हम माइक्रोग्लाया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेड सेल्स कुछ होते हैं या कुछ भी जो डेड सेल्स, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसे engulf करते हैं, उनकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। तो ये चारों टाइप सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। गाइस, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, दैट्स गुड। उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप के सेल हैं, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल। ये वो सेल्स हैं, ये वो न्यूरोग्लिया हैं जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सैटेलाइट सेल्स हैं और शिवान सेल्स हैं। शिवान सेल्स का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या काम होगा। यस, can anyone predict the function of शिवान cells? We have talked about it. हमने इसके बारे में बात कर ली। If you guys know about शिवान cells, तो then बताइए। Yes, anyone? Anyone? Am I audible? Exons में होते हैं, okay. Myelin sheet product, okay. ओके, सीएनएस में माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीट होती है वो शिवान सेल्स करते हैं। तो माइलिनेट न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। एंड रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन आफ्टर इंजरी, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। ऑल्दो नर्वस टिश्यूज का जो लॉस होता है इट इज इरिवर्सिबल, बट सर्टेन एक्सटेंट तक जो रीजनरेशन होता है तो दिस इज डन बाय शिवान सेल्स। एंड एक और सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स का काम क्या होता है? सैटेलाइट सेल्स का काम ये होता है कि ये जो गैंग्लिया होता है, डू यू नो अबाउट गाइस गैंग्लिया? सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडीज इन द गैंग्लिया। यू नो गैंग्लिया, व्हाट इज गैंग्लिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन्हें हम बेसल गैंग्लिया का नाम देते हैं। तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल को मॉनिटर करना और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को रेगुलेट करना, ये काम है सैटेलाइट सेल्स का। ठीक हो गया। तो बेसल गैंग्लिया में रेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लेवल is done by satellite cells. Got it guys? Any confusion up to this? बेटा सैटेलाइट सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को रेगुलेट करते हैं, कहाँ पे? इन द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ब्रेन के अंदर डीप अंदर जाके ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं, उन्हें हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, लाइबा क्या आंसर था? माइलिन शीट प्रोड्यूस करना। यस, फिर सही था। अगर आपने ये बताया माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं तो यस, दे डू प्रोड्यूस माइलिन शीट। गाइस, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, दैट्स गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट, हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर चुके, हम न्यूरोग्लिया के बारे में डिस्कस कर चुके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। तो यस, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? यस, डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ नर्व इम्पल्स?
guys. Okay, electrochemical wave, very good. What else? Yes, lagging. CNS to PNS, okay, very good. Voice is lagging. ओके, मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल दूंगा, तो उससे भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इन द मीन टाइम अगर लैगिंग हो रही है तो उसमें सही होगा, क्लियर होगा। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द नर्व इम्पल्स और द, सो व्हाट इज नर्व इम्पल्स, क्या होती है नर्व इम्पल्स? तो नर्व इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। Nerve impulse is nothing but it is the wave of electrochemical changes that travel along the length of neuron from one end to another end. Okay, and उस नर्व इम्पल्स के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेज होता है, स्टिमुलस के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया? तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या है हमारे पास? द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, जो कि एक न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है, और उसके पास ना कुछ स्पेसिफिक मैसेज होता है जो आगे की तरफ लेके जाती है। दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। और ये मैसेज किसके बारे में होता है? ये स्टिमुलस के बारे में होता है, स्टिमुलस के बारे में होता है, स्टिमुलस के बारे में होता है। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अभी राइट नाउ किसी की डोर की बेल बजती, ठीक है, प्लैंग प्लोंग, यस, अभी आपको जाना पड़ेगा। नर्व इम्पल्स मुश्किल लग रहा है? डोंट वरी, हम अभी जस्ट स्टार्ट ही किए। आई डोंट नो हाउ टू कोप विद दिस लैगिंग। इलेक्शन के बाद ना इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो मैं क्या करूं। ओके, अब नर्व इम्पल्स में मैंने आपको एक एग्जांपल ली कि लेट्स सपोज आपकी डोर बेल बजी, तो आपको अब देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके कानों से होते हुए आपके ब्रेन तक आई, आपने सुनी आवाज, और अब आप अपनी जगह से उठेंगे, अब जाएंगे दरवाजा खोलने, ठीक हो गया। तो आपके देखो एयर्स में से मैसेज आया, ठीक है, मैसेज गया आपके सीएनएस के अंदर, ठीक है, वहां आप लोगों ने इस आवाज को सुना। देन सीएनएस ने क्या किया, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं आपके पाँव के, उन्हें मैसेज दिया, या स्केलेटल मसल्स हैं जो, उन्हें मैसेज दिया कि चलो भाई मूवमेंट करो और दरवाजे तक जाओ कि देखो बेल किसने बजाई, ठीक है। तो अब ये जो भी है एयर से सीएनएस में, और सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक, ये जो मैसेज जा रहे हैं ना, ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाते हैं। और टेक्निकली नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, जो कि न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करती है, और यूजुअली एक अपने साथ मैसेज कैरी करके जाती है। इस केस में मैसेज क्या होगा, आपके एयर में आवाज आई, और इसी आवाज के थ्रू आप जो है वो आवाज के सिलसिले में आप अपने दरवाजे तक पहुंच गए, ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल क्लियर है? अब ये जो नर्व इम्पल्स होती है ना, इसके चार फर्दर स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम आरएमपी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आरएमपी। नंबर सेकंड, एक्शन पोटेंशियल, इसे हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, या सिंपली इसको एपी भी कहा जाता है, एपी बोलते हैं। नंबर थर्ड पे होती है साइनेप्स, साइनेप्स, ठीक हो गया, साइनेप्स। और नंबर फोर पे हमारे पास जो चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये चार मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल, देन साइनेप्स, देन देन हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये चार स्टेप्स होते हैं। आपसे ये नर्व इम्पल्स वाला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, या डिस्क्राइब नर्व इम्पल्स, या
राइट अ डिटेल नोट ऑन नर्व इम्पल्स, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपने फिर सारी एक्शन पोटेंशियल तो उसका एक फर्दर स्टेप है, लेकिन उस केस में भी फिर आपने सारे ही करने होंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास आरएमपी आता है। नर्व इम्पल्स में आरएमपी क्या होता है? तो यस, व्हाट इज आरएमपी? so just look at this. First of all, we have to consider something. So हमें पता है एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है डेफिनेटली। इस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। हम क्या कहते हैं इसे? न्यूरोलीमा। तो यू गाइस कैन सी द न्यूरोलीमा ओवर हियर। आपको नजर आ रहा है ये चॉकलेट चॉकलेट टाइप के जो नजर आ रहे हैं? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? कैन एनीवन टेल मी अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स? कोई मुझे बता सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में? ये चॉकलेट टाइप्स के ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, बीड्स बीड्स टाइप, व्हाट आर दीज? एनीवन? लिपिड बाइलेयर, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। Okay, Majabin, you are also right. This is neurolema, but technically we can say this is the lipid bilayer. Majority जो cell membrane होती है cells की, it is lipid bilayer. So you can see guys, this is lipid bilayer. ठीक है, बाहर जो fluid है, this is called extracellular space, और बाहर का जो fluid होता है इसे हम ECF कहते हैं। ठीक है, extracellular fluid। और अंदर का जो fluid होता है उसे हम क्या कहते हैं? ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, और ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर स्पेस। ये सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस। अब यहाँ पे दिस, ये जो न्यूरोलीमा है हमारे पास, इसके अक्रॉस आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है। ठीक है, इसी से हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। विल टॉक अबाउट इन अ बिट। लेकिन इससे पहले हमारे पास यहाँ देखें तो आपको तीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले एक ये स्ट्रक्चर है, देन ये स्ट्रक्चर है, एंड देन ये स्ट्रक्चर है। So just a minute. 1, structure 2 and structure 3. structure 1 को अगर देखें तो ये this is पोटेशियम पंप। ठीक हो गया, this is पोटेशियम पंप, ये पोटेशियम का पंप है। ठीक है, इससे पोटेशियम क्या होगा? सेल से बाहर जाएगा, पोटेशियम सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें, ये सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया था, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक हो गया, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या करता है? ये ना, इसे हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी कहते हैं, सोडियम स्लैश पोटेशियम एटीपेज, क्योंकि ये एटीपी को यूज करता है। और ये फिर ना, जब एटीपी को यूज करता है तो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और दो पोटेशियम को अंदर लेके आता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल राइट वाली साइड पे अगर हम बात करें तो दिस इज सोडियम के चैनल्स, ये हमारे पास सोडियम के चैनल्स है। ठीक है, ये पोटेशियम के चैनल्स, ये सोडियम के चैनल्स, और ये सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक हो गया। तो ये तीन मेन चीजें हैं, इन्हें याद रखना सब लोग। अब जरा इस चीज की बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो आईसीएफ है यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड है उसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एग्जैक्टली कितनी ज्यादा? बाहर 3 टाइम सोडियम ज्यादा होता है। ठीक है, और अंदर पोटेशियम के कंपैरिजन में बाहर 3 टाइम पोटेशियम सोडियम ज्यादा होता है, सॉरी, बाहर, और अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक हो गया। अब यही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना आइंस की, ठीक है, इसी से एक हमारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, -70 मिली वोल्ट्स का। ठीक है, ये -70 मिली वोल्ट्स जो हमारे पास है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इतना पोटेंशियल होता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है? रेस्टिंग मतलब रेस्टिंग, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल जिस वक्त न्यूरॉन किसी भी टाइप की इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, उस वक्त का जो पोटेंशियल है इट इज -70 मिली वोल्ट। ठीक हो गया। तो जब न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा है अपनी नर्व इम्पल्स, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, रेस्ट पे है, आराम कर रहा है, सो रहा है अपने कंबल में आराम से, तो उस वक्त उसे हम कहते हैं आरएमपी स्टेट। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है।
मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्ट पे है, और उस वक्त ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हमारे पास, ओके लैगिंग हो रही है, ओके नाउ क्लियर, ओके। सो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फिर एक नेगेटिव पोलैरिटी का पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और ये -70 मिली वोल्ट्स होता है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहला फैक्टर है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। ठीक है, बाहर क्या है, सोडियम ज्यादा है और अंदर क्या है, पोटेशियम ज्यादा है। लेकिन पोटेशियम बाहर कितना ज्यादा, सोडियम बाहर कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर पोटेशियम उसके रिलेटिव में 3 टाइम कम, 3 टाइम्स कम है। ठीक है, तो ओवरऑल सेल की इनर साइड क्या है, नेगेटिवली पोलराइज्ड। ठीक है, तो सबसे नंबर वन फैक्टर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, लेकिन पोटेशियम इतना ज्यादा नहीं है सोडियम के कंपैरिजन में। ठीक हो गया। नंबर दूसरा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। नंबर दूसरा फैक्टर क्या है कि सेल के अंदर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज चीजें होती हैं। इन नेगेटिवली चार्ज चीजों में क्या क्या आता है, नंबर वन, आपको पता है डीएनए इज इंटायरली नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नंबर टू, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स का आपको पता है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। समटाइम दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बट मेजॉरिटी दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर सी फैक्टर, यस, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज हैं, व्हाट एल्स, और क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटीन्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन्स के ऊपर भी कुछ के पास पॉजिटिव कुछ के पास नेगेटिव, लेकिन मेजॉरिटी के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक हो गया, तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है, ए बी सी डी, व्हाट डी में क्या आएगा, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक हो गया, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉस्फेट हो गया। ठीक है, जैसे जब फिनाइललाइन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स, इनकी वजह से भी सेल इंटरनली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट्स का। गाइज यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस, आरएमपी सब लोगों को क्लियर है। बी पॉइंट रिपीट करूं, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड्स का जर्नल स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, कार्बन COOH और यहाँ से NH2। ठीक है, R और H, यहाँ से इस H को हटा के देखो, यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो मेजॉरिटी अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, जैसे एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है। ठीक हो गया, दीज आर द अमाइनो एसिड विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अमाइनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, गॉट इट। तो these are the factor which are responsible for resting membrane potential. Walaikum assalam Tihami, welcome to the Noon Academy. Alhamdulillah, I'm doing great. What about you? So these are the factor which are responsible for RMP. Okay. Okay. Now we'll talk about the action potential. So यहाँ तक सब लोगों को clear है? Any confusion up to this? Shall we move forward? Okay. So now we'll talk about the action potential. So what is action potential? तो action potential क्या होता है? Just a minute. We'll see it.
ओके, सो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? तो एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, ये टेम्पररी तौर पे न्यूरॉन एक्टिव रहता है, ठीक है। इसमें जस्ट इस वाली डायग्राम में देखें तो न्यूरॉन रेस्ट पे है बिल्कुल, ठीक है। सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, न्यूरॉन रेस्ट में है। इस वाली इसमें देखें हमारे पास देखो स्टिमुलस आया और यहाँ पे स्टिमुलस आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट ये देखो ऑरेंज कलर में इसने दिखाया है। और इससे फिर आगे नेक्स्ट वाली डायग्राम में देखो ये स्टिमुलस थोड़ा आगे बढ़ गया, न्यूरॉन में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ओके आसरा, वेलकम, वालेकुम सलाम, वेलकम, ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। तो यही जो हमारे पास जो न्यूरॉन्स के अंदर जो करंट जनरेट होता है ना, और उसको कंडक्ट करता है जब न्यूरॉन, तो तब उस वाली सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि न्यूरॉन अब क्या कर रहा है, न्यूरॉन इज कंडक्टिंग स्टिमुलस अबाउट, स्टिमुलस कंडक्ट कर रहा है, और एक्चुअली में अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब ये एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में जनरेट होता कैसे, तो जस्ट लुक एट दिस। जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास किसी भी टाइप का स्टिमुलस होता है, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल, ठीक है, केमिकल ट्रिगर, या कोई मैकेनिकल मैकेनिकल ठीक है, केमिकल मतलब कोई केमिकल कंसंट्रेशन चेंज होगी, मैकेनिकल मतलब कोई किसी टाइप की फोर्स लगेगी कुछ, ठीक हो गया। चले हम फोर्स से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दो दोस्त बैठा हुआ साइड में, ठीक है, और वो आपस में गेम खेल रहे हैं, वो जो काटते हैं ना एक दूसरे को आप लोग, ठीक है। अब काटने का जो मैसेज है, फॉर एग्जांपल जो पेन वाला मैसेज है, वो मैकेनिकली देखो, फॉर एग्जांपल आप हाथ से वो क्या भरते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कैन यू एनीवन, कोई बता सकता है मुझे क्या कहते हैं उसे? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो हेलो हेलो। नो, नो आइडिया। ओके भाई, फॉर एग्जांपल मतलब हाथ पे काटना यार, नाखून से जो काटते हैं उसे क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? अरे भाई कभी भी गेम ही नहीं खेला आप लोगों ने ये। ओके चलें ठीक है, अज्यूम करो, लेट्स सपोज यहाँ पे ना मेजबीन एंड मरियम है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेट्स सपोज। अब अब हमारे पास अब हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज मेजबीन और मरियम खेल रही हैं। अब मरियम ने जो है ना वो चीटिंग कर ली, और मेजबीन ने क्या कर लिया, उसको ना हाथ पे पकड़ के काट दी, ठीक है, काट दिए सख्ती से, दांतों से काट दिए। अब हाथ पे जो काटेंगी वो, तो डेफिनेटली हाथ पे जो फोर्स लगेगी, वहां पे जो नर्व इम्पल्स होगी, जो नर्व होगी हमारी नर्व एंडिंग, तो वहां पे मैकेनिकली फोर्स लग रही है ना, तो जो पेन के रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, पेन के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। वो एक्चुअली में कैसे एक्टिवेट होंगे, एम आई ऑडिबल? ओके, वो एक्चुअली में कैसे एक्टिवेट होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकली फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो इससे क्या होगा, ये जो सोडियम के चैनल्स है ना, ये ओपन हो जाते हैं, ये यूजुअली लीकी होते हैं, इनमें ना सोडियम का अंदर आना जाना लगा रहता है, ठीक है। हल्का सा सोडियम का इन होगा, ठीक हो गया। जब हल्का सा सोडियम इन होगा ना, और वो जो स्टिमुलस है, मतलब फॉर एग्जांपल काटने के जो स्टिमुलस है वो सफिशिएंट इनफ है कि अच्छा खासा सोडियम अंदर आ जाए, ठीक है, उसको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक लेके चला जाए, ठीक है। अब उस थ्रेशोल्ड के बाद क्या होगा, एकदम से सोडियम के चैनल ओपन होंगे और एकदम स्पाइकली सोडियम का इन्फ्लक्स होगा बहुत तेजी से, और सोडियम सेल के अंदर आएगा, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, इससे कंसंट्रेशन आइंस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये चेंज हो जाएगी, और यहाँ से मैसेज जनरेट हो जाएगा, और मैसेज ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ उस सर्टेन स्टिमुलस के बारे में, ठीक हो गया। इस तरह से इनिशिएट होता है। अब जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, देखें ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल मैंने आप लोगों को बताया कि बाहर जो है वो सोडियम ज्यादा, और अंदर जो है वो पोटेशियम ज्यादा, ठीक है।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पीछे कौन कौन से फैक्टर थे हमने बात कर ली डिटेल में, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो कैसे जनरेट होता है, तो इनिशियली फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज है, ठीक है, तो सोडियम का हल्का सा इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। यूजुअली ये आयंस जो होते हैं ये लीकी होते हैं थोड़ा, तो सोडियम का इन्फ्लक्स लगा रहता है, ठीक है, आता रहता है थोड़ा थोड़ा सोडियम, ठीक है। अब सोडियम जब आता है और एक सर्टेन लेवल तक हमारे पास क्या होता है, सर्टेन लेवल तक आता है ना, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक, तो उसके बाद क्या होता है फिर सोडियम के चैनल्स खुल जाते हैं और एकदम सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, बहुत सोडियम अंदर रश करता है इन, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेल के अंदर अब पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है और बाहर से सोडियम भी आ गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। ग्राफ के थ्रू अगर समझें तो जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास देखें -70 मिली वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास क्या है, दिस इज योर आरएमपी, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो लेवल है 75 और 55 के बीच में, ये हमारे पास एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टिमुलस ऐसे होंगे जो सोडियम के चैनल्स को ओपन करवा देंगे, ठीक है, मतलब इलेक्शन एक्शन पोटेंशियल को 50 -55 तक ले जाएंगे। अब -55 तक ले जाएंगे ना, तो उन स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो हमारे पास थ्रेशोल्ड तक आते हैं और उसके बाद डीपोलराइजेशन होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उन स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, उन स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं या एडिक्वेट स्टिमुलस कहते हैं, एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट स्टिमुलस, ठीक हो गया। और वो स्टिमुलस जैसे फॉर एग्जांपल जो सोडियम के चैनल्स को ओपन नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल हल्का स्टिमुलस है, ठीक हो गया, तो वो पूरा -55 तक तो नहीं पहुंच सकता, तो वो देखो, ये देखो एक्शन पोटेंशियल हर का जनरेट हो रहा है, लेकिन देखो थ्रेशोल्ड तक नहीं जा रहा, तो डीपोलराइजेशन नहीं हो पा रही, तो वो वहीं तक देखो ये थोड़ा सा जनरेट हो रहा है। ऐसे हम कहते हैं, इन स्टिमुलस को हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और अनएडिक्वेट स्टिमुलस। बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि न्यूरॉन को -70 से -55 तक ले आए, और उसके बाद फिर जब जैसे ही -55 पे आएगा तो डीपोलराइजेशन अचानक से हो जाएगी और स्पाइक पोटेंशियल आ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। उन स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। और जो स्टिमुलस ऐसा नहीं कर पाते उन्हें हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड और सब थ्रेशोल्ड क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक गाइज। अब अज्यूम करो कि स्टिमुलस थ्रेशोल्ड है, वो -70 से आहिस्ता आहिस्ता एक्शन पोटेंशियल को -55 तक ले आएगी। जैसे ही -55 पे आएगी तो वो सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है, आयंस चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब वो आयंस चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम विल रश इन। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे देखिए, जैसे ही -55 तक पहुंचेगा तो सोडियम विल रश इन, सोडियम के चैनल ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक हो गया। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज द स्टिमुलस which is which is incapable of producing depolarization, ठीक है। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा सकता और डीपोलराइजेशन नहीं कॉज कर सकता, इस स्टिमुलस को हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो ये देखो, ये जो दो स्टिमुलस हैं, दीज आर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस स्टिमुलस जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ था कि उसने थ्रेशोल्ड तक ले गया न्यूरॉन्स को, -70 से -55 तक ले गया। अब जैसे ही -55 हो गया, सोडियम के चैनल ओपन होंगे, ठीक है, सोडियम के चैनल ओपन होंगे, सोडियम विल रश इनसाइड द सेल, बिकॉज सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। जस्ट रिमेंबर, ये वाली डायग्राम आपको समझ आनी चाहिए, ये सेल का आउटर साइड है, ये सेल का इनर साइड है, ठीक है। तो जस्ट एक्शन पोटेंशियल में देखें, एक्शन पोटेंशियल में जस्ट लुक एट दिस, अब क्या होगा, सोडियम बाहर से अंदर आएगा और बाहर ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्योंकि कैटाइन कैटाइन क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना, अकुमुलेट हो रहे हैं, तो अंदर सेल का क्या हो जाएगा, इंटरनल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें भी देखें कि सोडियम के आयंस अंदर आएंगे और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन होगी। और मैक्सिमम ये सोडियम के चैनल्स जब तक खुले रहेंगे कि जब स्टिमुलस, जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल
प्लस 40 मिली वोल्ट तक ना चले जाए। ठीक है, प्लस 40 मिली वोल्ट तक जहां तक जब जाता है, इसे हम कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल या मैक्सिमम पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है गाइस? अब ये जो स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हुआ ना, अज्यूम दिस इज योर न्यूरोलीमा। ठीक है, दिस इज योर न्यूरोलीमा। तो ये न्यूरोलीमा में यहाँ से ये जनरेट हो गया, ये अब ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, आगे की तरफ जैसे ट्रेवल करेगा, अज्यूम करो ये यहाँ था, यहाँ से आगे ट्रेवल किया यहाँ तक, तो अगला हिस्सा डीपोलराइज होगा, पिछला रिपोलराइज। तो सिक्वेंशियली ये काम होता जाएगा, अल्टरनेटिवली। न्यूरॉन का एक हिस्सा पोलराइज्ड, एक डीपोलराइज्ड। जैसे अज्यूम करो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, जस्ट यहाँ से अज्यूम करो कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये अब आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। आगे जाके ये वाला हिस्सा न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा, फिर आगे इससे अल्टरनेटिवली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच गया, अब ये वाला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, लेट्स सपोज। अब ये वाली चीज जब रेस्टिंग पे आएगी ना, रेस्टिंग पे कैसे आती है, तो इसकी बात करते हैं कि ये रेस्टिंग पे कैसे आती है। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम अगेन। तो इनिशियली हमारे पास क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, और एक्शन पोटेंशियल कितने तक के पहुंचेगा, प्लस 40 मिली वोल्ट तक। दिस इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल और मैक्सिमम पोटेंशियल। अब जैसे ही स्पाइक पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल रीच होता है, आप लोगों के बुक में प्लस 45 भी है शायद, तो प्लस 45 समहाउ प्लस 40, दिस इज राइट। ठीक हो गया, कहीं प्लस 35 भी होता है, कहीं कहीं प्लस प्लस 45 होता है, कहीं प्लस 40 होता है। तो जो आप लोगों के बुक में है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाएं, क्योंकि अगर एमडी के कहीं भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यू विल फॉलो द बुक। ओके, बाकी डिफरेंट डिफरेंट जगह लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका अलग अलग आता है। ओके, तो अब डीपोलराइजेशन होके सोडियम के चैनल ओपन थे, सब कुछ सोडियम रश इन कर गया अंदर, सेल के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा, सेल की इनर साइड पॉजिटिव हो गई, बाहर नेगेटिव हो गया, क्योंकि बाहर से सारे के सारे कैटाइन अंदर आ गए। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल -70 से आहिस्ता आहिस्ता जो -55 पे आया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जीरो पे आया, और जीरो के ऊपर फिर +40 तक चला गया। +40 इज द स्पाइक पोटेंशियल। ठीक हो गया, वंस हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल जब रीच हो जाता है ना, तो इस टाइम के ऊपर अब सोडियम अंदर इतना आ चुका होता है कि अब सेल के अंदर और जगह बचती नहीं सोडियम के लिए। ठीक है, ओवरऑल बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब बस इस टाइम पे जब +40 मिली वोल्ट तक जाता है ना, तो इस टाइम पे सोडियम के चैनल होते हैं क्लोज्ड, सोडियम के चैनल हो जाते हैं बंद। और जैसे ही सोडियम के चैनल बंद होते हैं, तो अब हमें देखो जो डीपोलराइजेशन हुआ था ना, ठीक है, अब उसको हमें दोबारा रीपोलराइज करना है, दोबारा वही स्टेट करनी है, यानी कि बाहर को पॉजिटिव करना है और अंदर को नेगेटिव करना है। अब ये कैसे होगा, तो ये हमारे पास कैसे होगा कि जब जैसे ही +40 तक जाएंगे, इस वाली स्टेज के ऊपर +40 के बाद सोडियम के चैनल हो जाएंगे बिल्कुल बंद, शट हो जाएंगे, इनका मुंह हो जाएगा बंद। और +40 मिली वोल्ट्स के ऊपर खुलेंगे पोटेशियम के चैनल। और पोटेशियम कहाँ ज्यादा होता है, सेल के अंदर ज्यादा होता है, सेल के बाहर ज्यादा होता है? यस गाइस, पोटेशियम कहाँ ज्यादा होता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर? सेल के इनसाइड में ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली सोडियम विल सॉरी पोटेशियम विल लीक आउट, पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा। क्या होगा, आउटफ्लक्स। सोडियम का यहाँ क्या हुआ था, इनफ्लक्स, यहाँ सोडियम का क्या होगा, आउटफ्लक्स। तो सोडियम सेल के बाहर, पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा। अब पोटेशियम जब सेल के बाहर जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हो रहा है, सेल में से कैटायन का लॉस हो रहा है, तो सेल नेगेटिविटी की तरफ आएगा डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नेगेटिविटी की तरह आएगा। तो सेल का अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब अगेन से वही सिचुएशन जो रेस्टिंग में है। रेस्टिंग में तो खैर अलग है, लेकिन मतलब रिपोलराइजेशन में क्या था, या रेस्टिंग में क्या था कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। तो अगेन वही चीज देखो, सिचुएशन आ रही है। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम नाउ। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या है, पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम सेल के आउट जाएगा, ईसीएफ में जाएगा, यानी कि सेल से लीक आउट करेगा, सेल से इसका आउटफ्लक्स होगा। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास सेल में से पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, तो ये जो धड़ल्ले से +40 भी चल गया था ना पोटेंशियल, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, और अब हमारे पास रिपोलराइजेशन होगी। ठीक है, इवेंचुअली पोटेशियम का इतना लॉस हो जाएगा कि ये रेस्टिंग वाली स्टेट तक आ जाएगा, दोबारा रेस्टिंग।
ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम के चैनल्स होते हैं ना, वो जरा देर से बंद होते हैं। ठीक है, ये जरा सुस्त है। तो पोटेशियम के चैनल बंद होते होते पोटेशियम का इतना लॉस हो जाता है कि ये पोटेंशियल फर्दर डिक्रीज डाउन होके और नीचे की तरफ आ जाता है। जो थ्रेशोल्ड, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स है ना, उससे भी नीचे आ जाता है। मतलब इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, अपनी के इसको ख्याल ही नहीं रहता। ठीक है। तो रेस्टिंग से, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब नीचे आता है, ये फर्दर नीचे डाउन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ठीक हो गया। अब जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन होती है, तो अब इसके बाद जब नीचे बहुत एक सर्टेन लिमिट तक आता है ना पोटेशियम का लॉस, फिर उसके बाद पोटेशियम के चैनल बंद होते हैं। पोटेशियम को होश आता है कि भाई बहुत पोटेशियम लॉस हो गया सेल में से, अब पोटेशियम के चैनल बंद होने चाहिए। पोटेशियम के चैनल इवेंचुअली बंद होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सेल हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। अब हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में गया है, अब हमें रिवर्सल करना है ओरिजिनल। ओरिजिनल रिवर्सल क्या है? ओरिजिनल रिवर्सल क्या है? ओरिजिनल रिवर्सल क्या है हमारे पास? ओरिजिनल रिवर्सल यही है कि सोडियम को बाहर ज्यादा कराना है और पोटेशियम को अंदर ज्यादा कराना है ना। यस। तो इसको करने के लिए अब हमारे पास काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज। इसकी बात करते हैं। रीपोलराइजेशन को रिपीट करें। बेटा, रीपोलराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम के चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है। पोटेशियम के चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम विल लीक आउट फ्रॉम द सेल, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा। तो हमारे पास क्या होगा, इसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब पोटेशियम का लॉस होगा होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा होगा, डिम 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 करते करते ये रेस्टिंग तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी पोटेशियम के चैनल क्लोज नहीं होंगे। पोटेशियम के चैनल थोड़ी देर तक फिर भी रहते हैं, और फिर करते करते ये हमारे पास और नीचे की तरफ आता है। ठीक है। जैसे -70 थे तो -90 मिली वोल्ट पे आ गया, -90 मिली वोल्ट पे आ गया। ठीक है। अब -90 मिली वोल्ट पे आ गया। ठीक है। तो इस वाले लेवल के ऊपर जाके अब पोटेशियम के चैनल क्लोज हुए। ठीक है। लेकिन सेल्फ अब हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चले गए। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन के बाद चला गया सेल। अब हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में क्या है कि पोटेशियम बाहर ज्यादा है और सोडियम अंदर ज्यादा है, और बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। ठीक है। देखिए ना, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। तो रिपोलराइजेशन में हमारे पास क्या है, देखो, अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो रही है और बाहर पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है। अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद, उसके बाद हमें दोबारा से क्या करना है, रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव करना है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या है, सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है। तो इस चीज को हमें अब वो करने के लिए अब रोल आता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज का, या सोडियम पोटेशियम पंप का। तो नाउ सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, जब रिपोलराइजेशन हो रही है, अब बाहर पोटेशियम चला गया, सेल के अंदर सोडियम आ गया। अब सोडियम को बाकी बाहर दोबारा धक्के मार के बाहर निकालना है। ठीक है। और पोटेशियम को दोबारा अंदर लेना है। तो अब क्या करेगा, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ना, ये क्या करेगा, इट इज अ वेरी क्लेवर एंजाइम, यू कैन से दिस इज एंजाइम और ट्रांसपोर्टर दोनों काम करते हैं। एटीपेज है क्योंकि ये एटीपी को तोड़ता है, वहां से जो एनर्जी इसको मिलती है, तो ये क्या करता है, ये सेल के बाहर से दो पोटेशियम को पकड़ता है, सेल के अंदर लेके आता है दो पोटेशियम्स को। ठीक हो गया। और सेल में से 3 सोडियम को लेता है और 3 सोडियम्स को बाहर फेंक देता है। ठीक है। 3:2 के रेशो से चलता है ये। 3 सोडियम पकड़ के बाहर फेंकता है ये सेल के अंदर से, और 2 पोटेशियम बाहर से लेके अंदर फेंकता है। तो ये देखो, सोडियम पोटेशियम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, बराबर बराबर तो नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, सोडियम बाहर ज्यादा जमा हो जाएगा और पोटेशियम अंदर कम जमा होगा। ठीक है। तो ओवरऑल फिर दोबारा से बैक टू रेस्टिंग स्टेट में, अंदर दोबारा से नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और बाहर दोबारा से पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। बाहर फिर से पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, अंदर फिर बाहर फिर से सोडियम ज्यादा हो जाएगा, और अंदर फिर से पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। तो हो गई ना वही रेस्टिंग स्टेट। तो हो गया ना फैसला। तो हो गया हमारा एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक कंप्लीट। ठीक हो गया। और ये सारा काम क्या कितने देर में होता है, जो हमने पूरे 20-25 मिनट लगा दिए, ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में होता है। ठीक है। ये काम ना मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है साथ साथ में।
सोडियम इन, पोटेशियम आउट, सोडियम आउट, फलाना इन, और इसने अपना काम कर दिया इन पे। ठीक है, गॉट इट यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एक चीज होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। डू यू गाइस नो अबाउट द रिफ्रैक्टरी पीरियड? रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में पता है आप लोगों को? व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड, नो आइडिया। ओके, सो ये देखें, ये एक एक्शन पोटेंशियल था, ये आया, ये खत्म हुआ। अब ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल, तो ये देखो, ये जो हमारे पास जो गैप है ना दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में, जहाँ पे न्यूरॉन बिल्कुल खाली है, खामोश है, उसे हम रेस्टिंग तो कहते हैं, लेकिन इसे हम रेफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। रेफ्रैक्टरी पीरियड, जहाँ न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर अपकमिंग स्टिमुलस, तो इसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो एक्शन पोटेंशियल के हमने दो स्टेप्स, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो डिस्कस कर लिए। और व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, उसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, सोडियम के चैनल्स का क्या काम है, पोटेशियम के चैनल्स का क्या काम है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज का क्या काम है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यस, रेस्टिंग पॉइंट को नहीं, जो रेस्टिंग पीरियड होता है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आवाज लैगिंग तो नहीं हो रही थी ज्यादा आज? आवाज तो ज्यादा लैगिंग नहीं हुई? ओके, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुछ क्लास हो गई। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जी जी, मैंने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया है मैंने। ओके, मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।